रहीम। आज हम एडजस्टमेंट्स के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और उसमें ये सॉल्व हमने किया है। एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने एडजस्टमेंट्स को देखना है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जब एक स्टॉक आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। अब लॉस की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, एक नॉर्मल लॉस है और एक एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस वो है जो आपका रूटीन में हो रहा है और उसमें माइनर उसके हैं और नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे एवेपोरेशन हो जाती है। आप पेट्रोल लेते हैं या कोई केमिकल लेते हैं और वो रखते हैं, वो उड़ जाता है। अब इस लॉस की कोई कवरेज नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आप लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान या नॉर्मल लीकेज आ जाती है या श्रिंकेज आ जाती है तो वो जो लॉस होगा वो आपका नॉर्मल लॉस कहलाएगा। उसकी इंश्योरेंस भी नहीं होती और रिकॉर्ड भी नहीं होता वो, बल्कि दूसरे जो गुड यूनिट्स होते हैं उनको आप कवर करते हैं और उसी सेल प्राइस को आप एडजस्ट करके अपनी सेल प्राइस को बढ़ाकर जो है वो ले लेते हैं। अभी जो हमने बात करनी है वो ये है कि हमारे पास जो एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे कॉज्ड बाय अ लार्ज थेफ्ट हो जाए, रूटीन की जो थेफ्ट है या चोरी है वो तो एक हल्का फुल्का अगर कोई मुलाजिम है वहाँ पे स्टोर में और वो करते हैं, या लीकेज है, श्रिंकेज है, या उसको आप पिलफ्रिज बोल दें, तो वो वाला जो है वो एक और हमारा उसमें आ जाता है, वो नॉर्मल लॉस है। अब हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 है सोहेल अफजल साहब की बुक का, उसमें हमारे पास हमने देखा है कि एडजस्टमेंट नंबर 5 है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा कैश इन हैंड है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं और पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने ये बातें बताई थी कि एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इन चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो तमाम चीज़ें हमारी हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्सपेंसेस और इनकम की एडजस्टमेंट्स की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक एडजस्टमेंट जो आई है वो नंबर 1 पे स्टेशनरी की आई हुई है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 पे स्टेशनरी का उसने कहा है कि एक यूज्ड पार्ट है और एक अनयूज्ड पार्ट है। जैसा कि आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 22 में ये हमारे पास स्टेशनरी जो वैसे नॉर्मली एक्सपेंस बनता है 10,200 का, और उसमें अनयूज्ड जो स्टेशनरी है ये हमारे पास आ जाती है 1,800 की। अब ये एडजस्टमेंट में उसने बताया हुआ, तो जितनी अनयूज्ड होगी है वो नेक्स्ट ईयर में चली गई है और वो एक किस्म का प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, जिसके एग्जांपल या जिसकी हमने डिटेल्स जो थी वो इफ़ेक्ट समझे थे कि एक इफ़ेक्ट उसका प्रॉफिट लॉस में से माइनस होकर आएगा और सेकंड जो स्टॉक की फॉर्म में वो अनयूज स्टेशनरी यहाँ पे आ जाएगा। आपने ये 1,800 का जो है वो यहाँ पर एसेट्स के अंदर इसको शो कर देना है, लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो एक बड़ी कॉमन एडजस्टमेंट है, इसको भी हम करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है उसको भी आप एसेट्स में लिखते हैं, क्योंकि वो स्टॉक आपका अनयूज्ड है और वो बिक नहीं सका है, तो इसलिए उसकी भी एडजस्टमेंट्स के सेकंड इफेक्ट के तौर पर आप एसेट्स में लेके आते हैं। तो अनयूज्ड जो स्टेशनरी है ये भी उसी तरह के, क्योंकि आइटम है और वो बिके नहीं है और फिजिकली वो आपके पास आज भी मौजूद हैं, तो वो आपने यहाँ पर एंडिंग डेट को उसके बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के तौर पर लिख दिए हैं। नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप एसेट्स में भी लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आएंगे। जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने ये बात की थी कि एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो हमें एक मैचिंग कॉन्सेप्ट या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसका नाम मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एक और जो एडजस्टमेंट है इसके अंदर वो है एडजस्टमेंट नंबर 3। उसमें बोला गया जी कि राइट ऑफ 3,000 जो बैड डेट्स हैं वो आपके हो चुके हैं, और आपको पता है कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल के जो बैड डेट्स हैं इनकी आप एक प्रोविजन रखते हैं और वो प्रोविजन होती है, हमारा एक अलग से एक वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे और उस पर बात करेंगे कि आप जो फ्यूचर में आपके पास चांसेस हैं कि वो बैड डेट्स हो जाने वाले हैं, उनके लिए आप एक अमाउंट अपने प्रॉफिट में से सेट असाइड करते हैं। तो वो जो अमाउंट आप सेट असाइड करते हैं उस अमाउंट को आपने लेस करना होता है, अपने जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं उनमें से आपने माइनस कर देना होता है, और उसको आपने माइनस करके फिर इसमें दो हैं कि आपका वो इंक्रीज बाय के साथ आया हुआ है। आप चेक करें कि इसके अंदर जो ये वाला है पार्ट, इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंक्रीज बाय 5% आया हुआ है। तो वो जो प्रोविजन आपने 5% लेनी है उसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे की है। आप अकाउंट रिसीवेबल देखें 1,41,000 है आपके पास, और फिर उसका जो राइट ऑफ है यानी कि 3,000 के तो ड्यूरिंग द ईयर ही आपके पास निकल गया ना, तो वो आपने माइनस कर दिए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल वाला। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो यहाँ पर
माइनस किया है हमने उसमें से 3000 जो राइट ऑफ करने हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास चले गए हैं। और उसके बाद फिर आपने जो प्रोविजन लेनी है वो 5% उस रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल की लेनी है, जो कि 9900 बनती है। ठीक हो गया। तो आपने एक तो ये यहाँ पे करना है। अब वो जो 9900 है वो कैसे आया, वो उसकी वर्किंग हमने की है। अगर ये इंक्रीज़ बाय आ जाए तो फिर आपने जो वैसे एक्चुअली तो 6900 थी 5%, तो आपने फिर ये फार्मूला लगाना है, इसको हम ओबान वाला फार्मूला कहते हैं। जब इंक्रीज़ बाय करना हो यानी कि इतने से आपने और बढ़ानी है, तो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपने ये फार्मूला लगा कर निकालनी है। और 9900 जैसे ओल्ड प्रोविजन इसमें देखें आपके पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड पर ये ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती है, ये 6000 की अमाउंट आपके पास है। इसी तरह से जो बैड डेट्स हैं वो आपके पास नहीं है तो ज़ीरो कर दें, माइनस एडिशनल, यानी कि आप पहले पुरानी प्रोविजन को चेक करते हैं कि आपका अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स हुए और आपके पास पुरानी प्रोविजन पड़ी हुई है, तो उन दोनों को आपस में एडजस्ट करके एक आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। उस रिमेनिंग अमाउंट के साथ आपने मज़ीद कितना इंक्रीज़ करना है, जो 5% है उस अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 1,38,000, उसका 5% 6,900 आता है। तो वो आपने जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है जो 3000 है, जो कि उनको एडजस्ट करके आ रही है, उसके अंदर वो ऐड करके 6900 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल जो सारा साल होगा तो 9900 आपका न्यू प्रोविजन के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो आपने ये इंक्रीज़ बाय वाला फार्मूला है, ठीक है, जिसमें आपने प्रोविजन को इंक्रीज़ बाय करनी है, उसमें फिर आपने नॉर्मल हालात में यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना। अब आपने कंप्लीट जो 6900 है वही यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पर ले लेनी है, और उसको यहाँ पर आप एडजस्टमेंट नंबर 3 मैंने देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज़ बाय लिखा हुआ है। तो इंक्रीज़ बाय का मतलब है कि जो आपने एक्चुअली कैलकुलेट की है 5%, आपने नेट रिजल्ट यहाँ पर नहीं लेना कि पुरानी प्रोविजन को एडजस्ट करना है। इसमें बगैर एडजस्टमेंट के आपने जो कैलकुलेशन में 5% जो डाउटफुल की आई है उसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है जी। बाकी आपने जो एडिशनल वाले हैं वो यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत, और जो बाकी हैं वो भी इसमें उसके अंदर नहीं आएंगे, वो अलग से जो है वो आप उसमें उधर एडजस्ट करेंगे। इसमें सेकंड इफेक्ट यहाँ पे उसका आ चुका है। अब आगे बात के आपके पास जो बाकी डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन की जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आती होती है, जो कॉस्ट कंसेप्ट पे आ रहे होते हैं। तो उसमें हमने जो फर्नीचर है उसका 10% लिया, वो 6000 बना, और बाकी जो है वो नेट अमाउंट हमारी 54,000 बची। और ये जो 6000 है ये हमने यहाँ पर 6000 एज एन एक्सपेंस लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि आपको पता है कि जितने भी परचेजेस के अलावा एक्सपेंसेस हम आएंगे या लॉसेज होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हिस्सा बनेगा। इसी तरह मशीनरी के ऊपर 5% है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 1,68,000 है, उसके ऊपर 5% आप करेंगे तो वो 8400 बनेगी, और वो माइनस करके ये आ जाएगा। और आपने उसको भी इधर मेंशन कर देना है, यहाँ पर हमने ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो हमने करनी थी। इसके अलावा फिर एक और भी इसने बताया जी कि ये बाकी चीज़ें जो नॉर्मल हैं, जैसे ड्राइंग्स हैं, तो वो कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट होता है, वो कैपिटल से माइनस होगा यहाँ पर। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, इसी तरह फ्रेट इनवर्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, फैक्ट्री के रिलेटेड हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट हमने एक दिया था। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेजेस या लाइक प्रोडक्शन रिलेटेड हैं या परचेज रिलेटेड हैं, तो डायरेक्टली प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके अंदर, या फैक्ट्री रिलेटेड हैं, तो वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में लिख दिया। तो इसी तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया, अच्छा एक चीज़ जो हमारी रह गई वो नॉर्मल लॉस था, सॉरी अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। तो जो आपके पास ये 5th नंबर एडजस्टमेंट है कि ऑन 28th ऑफ द फरवरी, ठीक है, ये मार्च में बना रहे हैं, वो कहते हैं कि फरवरी के अंदर आपका कुछ फायर ब्रोक हो गया है और वो डिस्ट्रॉयड स्टॉक जो है ना वो आपके पास आग लग गई, और वो एक अनहोनी थी और एक रूटीन का लॉस नहीं था, तो उसको एबनॉर्मल लॉस देखेंगे। तो बेसिकली जो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये क्योंकि ट्रेडिंग के रिलेटेड है, गुड्स के रिलेटेड, और इसमें जितना स्टॉक आपके पास आ रहा है और प्लस उसके एक्सपेंसेस रिलेटेड जो है वो आपने लिखे हैं, और जितना आपका यहाँ पे कंजम्पशन हो रही है वो लिखे हैं। ये वैसे कॉन्सेप्ट आप समझ लें। तो इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट लिखना ज़रूरी था, इसी तरह से लॉस भी जो हो गया वो भी लिखना ज़रूरी है कि ज़ाहिर है आपके 3 यूज़ हो गए हैं। फिर कुछ स्टॉक बिक गया, कुछ बच गया और कुछ लॉस हो गया, ठीक है। जो लॉस हो गया वो भी आपने लिखना है इसके अंदर। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं ये आपने मेंशन करने हैं।
अब रहेगी बात कि इसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगा अगर अब नॉर्मल लॉस आ जाए जो कि रूटीन में ना हो और हैवी लॉस हो और उसमें अंदर जो है नेचुरल काजेज़ उसमें नहीं है बल्कि एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंट पे फायर हो जाए या एक ह्यूज लॉस हो जाए जो कि नॉर्मली आप कवर नहीं कर पाते, तो उनकी इंश्योरेंस भी होती है। लेट्स सपोज कि अगर इंश्योरेंस आपकी यहाँ पे होती जो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने लिखा ना 60,000, अगेन वही 60,000 मैंने एक दफ़ा लॉस में भी लिखना है। वहाँ पर जो आ रहा है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आ रहा है। आपकी गुड्स तो चली गई हैं ना, आपका जो स्टॉक है वो चला गया, ज़ाया हो गया। तो इस तरह से आपकी जो गुड्स हैं वो क्योंकि 60,000 की तो गई। अब रहेगी बात कि अगर आपको कवरेज मिल रही है इंश्योरेंस के अंदर, तो उस इंश्योरेंस को आपने इधर लिखना है, यहाँ पर पार्ट ऑफ द एसेट बनाना है अगर आपका क्लेम इंश्योरेंस का मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में उसने वाज़े तौर पे बताया है कि द स्टॉक वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। था अब नॉर्मल लॉस, लेकिन इंश्योरेंस से कवर अगर नहीं है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे तो अब नॉर्मल लॉस जनरली कवर्ड होता है। तो जितना कवर्ड होगा वो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, उसको एसेट्स में क्लेम में ले जाएंगे। और जो डिफरेंस होगा, जैसे आउट ऑफ 60,000 अगर लेट्स सपोज कि 30,000 आपका कवर हो जाता, तो नेट इफेक्ट आपका जो लॉस को चार्ज होना था एज ए लॉस एज एन एक्सपेंस चार्ज होना था, वो 30,000 आपने प्रॉफिट को चार्ज करना था और वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 30,000 लिखना था और बाकी क्लेम यहाँ आना था। लेकिन अब की बार उसने ये कहा कि इसमें आपका कोई भी किसी किस्म का कवरेज नहीं हुई है, 0% कवरेज है, तो आपने फिर जो यहाँ इंश्योरेंस है वो नहीं लिखनी, सीधा ये जो स्ट्रेट अवे ये जो 60,000 है इसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 60,000 आपने अब नॉर्मल लॉस बना देना है। तो इस तरह से बाकी कैलकुलेशन हम करेंगे, उसी तरह अपनी इनकम्स को फिर कंपेयर करेंगे पहले स्टेप पर, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और फिर उसको दोबारा से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे जब, तो नेट प्रॉफिट की फॉर्म में वो आएगा और इस नेट प्रॉफिट को आपने फिर कैरी फॉरवर्ड कर देना है कैपिटल के अंदर। क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या एक जनरली एक बंदे का जो बिज़नेस है उसके अंदर यही है कि आपने जो प्रॉफिट है सारे का सारा आपने कैपिटल के अंदर उसको ऐड बैक कर देना है। तो इस तरह से ये टोटल जो होगा ड्राइंग माइनस हो जाएंगी और हमारा जो प्रॉफिट है ये वही प्रॉफिट है जो यहाँ पे आया है। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा और फिर इसका टोटल हो जाएगा, तो ये टोटली हम इसको कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।